लीडरशिप कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है। इन्हीं लीडर्स के लिए यहां पर फरीदाबाद में सबसे बड़ा मंच सजा हुआ है जी मीडिया का। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हमारे जो अलग अलग मेहमान हैं जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में जानदार, शानदार और जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें आज हम इस मंच से न केवल सम्मानित करेंगे बल्कि उनसे जानेंगे उनके अनुभव, क्योंकि नेतृत्वकर्ताओं का काम होता है दूसरों को प्रेरित करना, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। तो कैसे ये लोग प्रेरणा बन रहे हैं, खास तौर पर फरीदाबाद के लिए और हरियाणा की जनता के लिए, क्योंकि आज हमारी जो ऑडियंस यहां पर मौजूद है इस सभागार में, वो 90% से ज्यादा युवा है, यूथ है। और युवाओं को प्रेरणा देना, युवाओं को प्रेरित करना एक नेतृत्वकर्ता का सबसे प्रथम कर्तव्य है। और इसी पर प्रथम कर्तव्य को निभाते हुए हमारे बीच जो आज मेहमान मौजूद हैं, मैं अगले पैनल के लिए अब उन्हीं को मंच पर बुलाना चाहूंगा। तो अगले पैनल की शुरुआत अब हम थोड़ी ही देर में करने वाले हैं और हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जिनका भी थोड़ी देर पहले ही सम्मान हुआ और सम्मान किया श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने। और अगले पैनल के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे मेरे सहयोगी धर्मराज सिंह को कि वो आए और अगले पैनल को वो संभालें, और उनके साथ मैं भी रहूंगा। सवाल जवाब होंगे, जानेंगे कि किस तरह से ये अपनी अपनी इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं ये कैसे अपना प्रदर्शन बेहतर करते हैं, कैसे अपनी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाते हैं, ताकि युवा भी प्रेरणा ले सकें, वो भी अपना नाम बना सकें। तो अगले पैनल के लिए मंच पर आमंत्रित हैं सबसे पहले श्री प्रहलाद गौतम जी, अमोलिक रेसिडेंसी के सीईओ हैं। साथ ही हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो हैं श्री मुकेश गोयल जी, S3 इंफ्रा रियलिटी और एक ग्रुप के हैं। वैसे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन रियल एस्टेट में आपका 20 साल का अनुभव है और फरीदाबाद में कैसे आप मार्केट को आकार दे रहे हैं, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रहलाद गौतम जी अमोलिक रेसिडेंसी के सीईओ हैं और प्रहलाद जी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी में इस वक्त कार्यरत हैं। और जिस तरह से उन्होंने भी फरीदाबाद को ग्रूम करने में, फरीदाबाद औद्योगिक शहर को रहने लायक बनाने में योगदान दिया है, निश्चित तौर पर इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सम्मानित भी किया गया, क्योंकि टाइमली डिलीवरी उन्होंने की है। और इसके बाद रियल एस्टेट एक्सपर्ट श्री सुरेन गोयल जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि श्री सुरेन गोयल जी मंच पर आए, उनसे हम जानेंगे रियल एस्टेट की बारीकियां। क्योंकि देखिए, ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन ज्ञान बांटने वाला ही असल में लीडर होता है। और हमारे बीच रियल एस्टेट वर्ल्ड के ज्ञान से भरपूर श्री सुरेन गोयल जी हैं। मैं मंच पर सुरेन गोयल जी को आमंत्रित करूंगा। साथ ही बुलाना चाहूंगा श्री नरवीर यादव जी, HK केमिकल्स एंड कंपोनेंट्स के डायरेक्टर हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें सम्मानित किया गया था उनके काम के लिए, लेकिन वो कौन से काम हैं जो उन्हें अलग बनाते हैं, अनूठा बनाते हैं और इस मंच पर बतौर लीडर प्रस्तुत करते हैं। तो जानेंगे इनसे लीडरशिप के गुर, नेतृत्व क्षमता सीखेंगे इनसे और युवाओं को देंगे प्रेरणा। मंच पर चारों गेस्ट मौजूद हैं, साथ ही मेरे सहयोगी धर्मराज सिंह भी। ओवर टू यू धर्मराज। बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक। और सबसे पहले तो आप चारों ने सर वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग फरीदाबाद के लिए, हरियाणा के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने सेक्टर्स में। सबसे पहले तो मुकेश गोयल जी, फरीदाबाद को लेकर सवाल तो मेरा आपसे ही है। फरीदाबाद NCR का हिस्सा है और उसी हिसाब NCR का हिस्सा है तो उसका फ़ायदा भी मिला, डेवलपमेंट भी उसी तरीके से हुआ। आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं सर, रियल एस्टेट क्या ओवर सप्लाइड हो रहा है रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों नज़रिए से देखें तो? सबसे पहले तो जी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। जो सवाल आपने पूछा कि ओवर सप्लाइड हो रहा है रेजिडेंशियल या कमर्शियल या दोनों, अगर सर आज के सिनेरियो से देखेंगे इसको तो ऐसा लगेगा कि शायद ये ओवर सप्लाइड हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको अगले 2 साल का, 5 साल का, अगर 10 साल का विजन कंसिडर करें, जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि FMG का काम शुरू हो रहा है, मंजावली फ्लाईओवर भी जल्दी बनने वाला है, जेर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी शुरू होने वाली है। तो अगर हम ये 2-4 साल का विजन कंसिडर करेंगे तो ये कहीं भी ओवर सप्लाइड नहीं है। इनफैक्ट हमें और डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और नए नए प्रोजेक्ट लेके आने पड़ेंगे। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट शुरू होगी
तो एनसीआर से, जैसे दिल्ली से, नोएडा से, गुड़गांव से बहुत लोग यहाँ पे फरीदाबाद में रिहाइश के लिए अपना मकान देख रहे हैं, यहाँ पे आते हैं। जब वो यहाँ पे आएंगे तो हमें रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की भी और ज़रूरत पड़ेगी और कमर्शियल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से कहीं भी ओवर सप्लाइड नहीं है, ये सिर्फ विजन का खेल है। हम 2 साल का 4 साल का विजन देखें तो ये कहीं ओवर सप्लाइड नहीं है। मेरे साथ अमौलिक ग्रुप के जो सीईओ हैं प्रहलाद गौतम जी भी हैं। प्रहलाद जी, अमौलिक ग्रुप रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम कर रहा है और आपसे बातचीत में मुझे पता लगा कि जो प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होना था उस प्रोजेक्ट को आपने 3 साल में पूरा किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपको इस टाइमली डिलीवरी के लिए, या कहूँ कि बिफोर टाइम डिलीवरी के लिए सम्मानित किया। तो क्या लगता है बिफोर टाइम डिलीवरी कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा चैलेंज है खासतौर पर इस तरह के कमर्शियल और रेसिडेंशियल फील्ड में? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद सर माइक थोड़ा नज़दीक रख लीजिए। आप अपना माइक नज़दीक कर लीजिए सर जी। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि यदि आदमी की नीयत और वो सही हो तो प्रोजेक्टों को टाइमली बिल्कुल डिलीवर किया जा सकता है, उसमें कोई संशय नहीं है। हमने गवर्नमेंट ने जो 4 साल का टाइम अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग को पूरा करने के लिए दिया गया था, जिसमें 624 फ्लैट थे, वो हमने 3 साल के अंदर हैंडओवर कर दिया था पब्लिक को, जिसके लिए और दीनदयाल आवास जन आवास योजना को जो 5 साल का टाइम है वो हमने 2 साल में पूरा कर दिया। इससे ये सिद्ध होता है यदि बिल्डर पैसे को वहाँ का वहीं लगाए तो प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी डिलीवर किए जा सकते हैं और जनता का विश्वास जीता जा सकता है, जिसके लिए हमें श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। और इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी उसको जनता को वो करने के लिए हमारा ये वो है कि इन आवासों को देने के लिए हमें बहुत ही उससे वो करना पड़ता है। अगर आदमी बिल्कुल विश्वसनीय उससे वो करे और फंड को इधर उधर वो नहीं करे तो सारे प्रोजेक्ट बिल्कुल टाइम से पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है। मेरे साथ सुरेन गोयल जी भी हैं। सुरेन गोयल जी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं और पार्टनर हैं आरपीएस ग्रुप के। सर, पहला सवाल है, क्योंकि आप रियल एस्टेट सेक्टर के हैं, से जुड़े हुए एक्सपर्ट भी हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर गवर्नमेंट के लिए आपका क्या सुझाव होगा और आपका नज़रिया क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर? सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा जो लैंड पूलिंग पॉलिसी को अभी सरकार ने अप्रूव किया है। आज का जो समय चल रहा है, जब ये लैंड एक्विजिशन एक्ट के बाद जो प्रॉब्लम आई है लैंड एक्विजिशन के अंदर, तो ये वो पॉलिसी है जो जनता की, किसानों की साझेदारी से बहुत अच्छी डेवलपमेंट और कम समय में की जा सकती है। अब समय है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का। यदि इसकी बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और समय पे की जाती है तो गुजरात बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा है लैंड पूलिंग का, और उम्मीद करते हैं गुजरात को फॉलो करते हुए हरियाणा भी लैंड पूलिंग पॉलिसी में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा और अगले 3-4 सालों में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आपको नजर आएंगे। नरवीर जी भी हमारे साथ हैं। आप काफ़ी यंग मुझे लग रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी उपलब्धियों से पहले बात करना चाहूँगा कि किस तरह से आपने अपना सफ़र शुरू किया। एचके केमिकल्स एंड कंपोनेंट्स की नींव कहाँ से पड़ी? कैसे आपने सोचा कि ठीक है मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने फरीदाबाद में आकर लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया और हम लोगों को एक मंच दिया जहाँ पर हम अपनी समस्याएं रख सकें सरकार के सामने और अपनी जो भी आगे हमारी चुनौतियाँ उनको सरकार को अवगत करा सकें। दूसरा जो बात है, हमारे एचके की जो स्थापना कैसे हुई, 2015 में हमने इसकी नींव रखी थी। एक बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी। उससे पहले मैं भी एक जॉब करता था, एक एमएनसी कंपनी थी जापानीज़ की जिसमें हम जॉब करते थे, वो इसी फील्ड में थी। और मैं उसको देखते हुए आज के युवाओं को भी मोटिवेट करता हूँ कि आप लोग भी आगे आइए, अपना एक्सपीरियंस को क्या है उसको, जो मोदी जी का सपना है
कि हम लोकल फॉर इंडिया बनाएंगे, हमें उस तरफ बढ़ना है आगे। आज मैंने जापानीज़ कंपनी से एक्सपीरियंस लिया, उसको मैंने यूटिलाइज़ किया। 2015 में मैंने जॉब छोड़ी, 2015 में मैंने अपनी पहली फर्म रजिस्टर करी ग्रेटर नोएडा कासना इंडस्ट्रियल एरिया में, UPSIDC में। वहाँ पर हम 2 फर्म रन कर रहे हैं अभी सेम इंडस्ट्री की। 2020 में हमने फरीदाबाद में अपनी एक कंपनी रजिस्टर करी है जिसको हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। आज की डेट में जो हम चीज़ें बना रहे हैं वो आप सबके घर में जाती हैं। जो भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के ऊपर जो इंक लगती है, जो कलर लगे होते हैं, वो सब मैन्युफैक्चरर करते हैं। बड़ा इनोवेटिव हम काम करते हैं, चाहे वो पतंजलि हो, हल्दीराम हो, ब्रिटानिया हो, या दूध की कंपनी हो, सिगरेट गुटखा कोई भी हो, हर उसमें हमारा प्रोडक्ट लगता है। और हमारे सभी के बेसिकली FMCG प्रोडक्ट है, सभी के घर में जाता है। तो मैं यही यहाँ से लोगों को, अपने युवा साथियों को एक संदेश देता हूँ कि आप आगे बढ़िए। गवर्नमेंट आज बहुत सपोर्ट कर रही है बिजनेस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, नई नई स्कीम्स निकाल रही है, हर चीज़ का सहयोग दे रही है। आगे बढ़ें और देश की GDP को और आगे बढ़ाया जाए। जो हम लोग अगर कहते कला हैं, है और इनोवेशन अगर हमारे अंदर है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हाँ हैं। जी। इस तरह की सीख आज आप युवाओं को दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये लोग कुछ न कुछ सीख कर जरूर जाएंगे। हम अभी इनोवेशन पे भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी कह रही है कि हम जो ऐसा बनाए जिससे कि लोगों की हेल्थ का इशू ना जनरेट हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हमने जो नए प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सारे ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के ही बना रहे हैं, जिससे जो भी FMCG प्रोडक्ट में जाए वो लोगों की हेल्थ को ना दिक्कत करे। नहीं, इसी से कनेक्टिंग सवाल है हार्दिक। सर, भारत सरकार की कोशिश है जिसका आपने जिक्र किया कि इको फ्रेंडली पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सरकार की तरफ से आप लोगों को, आपके सेक्टर को क्या सहयोग की ज़रूरत होगी? सरकार को हमें थोड़ा इनके लिए इंफ्रा ऑलरेडी सरकार ने प्रोवाइड किया है, बट लेकिन इसमें क्या डेवलपमेंट में बहुत कॉस्ट आती है। बाहर की कंट्रीज़ के अपनी कंपनीज़ को बहुत इसमें सहयोग करती हैं, वो डेवलपमेंट का इंफ्रा कुछ ना कुछ उनको रिबेट देती रहती हैं। जैसे जापानीज़ कंपनी है, जर्मन कंपनी है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा ये इस पे काम कर रही हैं ग्रीन। हम लोग भी लोकल कंपनी है, हम भी इस पे काम कर रहे हैं। हमने भी एक इसके लिए पूरा नया सेटअप डाला है जिसमें हम इको फ्रेंडली बनाएंगे। अभी तक जो हमारा FMCG पे जो भी कलर चलता है वो केमिकल से बनता है, अब जो चलेगा वो पानी से बनेगा। पानी हजारडस होता नहीं है हेल्थ के लिए। तो यही हमारी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसके इंफ्रा के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार करें जो हमारे जैसे MSME इंडस्ट्री के उद्योगपति हैं उनको बेनिफिट करे। जी, सुरेंद्र जी, आप क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, तो रेरा के बारे में आपसे समझना चाहूँगा कि किस तरह से ये फ़ायदेमंद है नहीं है, आपके क्या विचार हैं रेरा को लेकर? रेरा आने के बाद जैसा कि हमने देखा है रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट हैं अब टाइमली डिलीवर हो रहे हैं। एक डर थोड़ा सा है कि कोई भी चीटिंग का माहौल जो पहले बीच में बना था एक टाइम के ऊपर, वो माहौल नहीं है। हर बंदा सीरियस है, जब प्रोजेक्ट कंसीव करता है तो यही सोच के करता है कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी करनी है। पहले एक एक बिल्डर 4-4, 5-5, 10-10 प्रोजेक्ट भी कर लेता था, एक का पैसा दूसरी जगह रोटेट कर लेता था, फाइनली स्टकअप हो जाता था। लेकिन अब वो माहौल बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कंज्यूमर्स के जो इश्यूज पास्ट के भी हैं या प्रेजेंट के भी हैं, उसका सॉल्यूशन अच्छा हो रहा है। और रेरा ने डेफिनेटली देश के अंदर क्रांति लाई है। ठीक है। सर, क्योंकि तीनों रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सर को तो बाकायदा समय से पहले पोजीशन देने के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। रियल एस्टेट सेक्टर से अमूमन लोगों को एक शिकायत होती है कि समय पर पोजीशन नहीं मिलता है। तो मेरा सवाल है कि ये आम लोगों का सवाल है सर, मिडिल क्लास फैमिली का सवाल है। तो मैं पहले तो मैं आपके पास आता हूँ सर। मुकेश जी, आपसे ये सवाल है, फिर सर आप भी उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, सर भी रिस्पॉन्ड करेंगे। क्विक छोटा छोटा जवाब दे दीजिएगा कि आखिरकार ये शिकायतें क्यों है। सुप्रीम कोर्ट तक में हज़ारों मामले चल रहे हैं, कई लोगों ने पिटीशन डाला हुआ है। उसके बाद NCR में एक रिपोर्ट, मुझे याद है 4-6 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी कि हज़ारों में, लाख में संख्या है सर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मतलब पूरे NCR में, जहां लोग सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। उनको 2010 का डेट दिया गया था पोजीशन का, 2022 में उनको पोजीशन नहीं मिला। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम आज से 5 साल पहले के प्रोजेक्टों पे जाएंगे तो नो डाउट वहाँ पे डिले था। और डिले होने का रीज़न जैसे अभी सुरेंद्र जी ने बताया कि बिल्डर एक प्रोजेक्ट के पैसे लेता था, दूसरे में लगाता था, तीसरे में लगाता था और फाइनेंशियल स्टकअप हो जाता था। कोई भी एक ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं थी जो बिल्डर्स को कंट्रोल कर रही थी।
तो सरकार फिर अपने रेरा एक्ट लेके आई है। अब रेरा आने के बाद बिल्डर को एक एक क्लियरेंस, एक एक मंथली क्वार्टरली रिपोर्ट रेरा में फाइल करनी पड़ती है। उसको 70% फंड, जितनी भी उसके प्रोजेक्ट से कलेक्शन का फंड है, उसको रेरा अकाउंट में सबमिट करना पड़ता है। और वो 70% फंड वो उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता है, वो फंड को डाइवर्ट नहीं कर सकता। तो ये इशू आज से 5 साल पहले वाले प्रोजेक्टों में थे, लेकिन अब पिछले 5 सालों में जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप उसमें डिले डिलीवरी का कंसेप्ट मोरलेस नहीं देखेंगे। अब प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब बिल्डर्स के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही फंड को डाइवर्ट करने की। तो ये 5 साल पहले नहीं थी, अब है। तो मुझे लगता है कि अब पिछले 5 सालों में कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा डिले नहीं है। बिल्कुल। और सर आपका भी मैं कमेंट मैं इसी और पर ऐड लेना करना चाहूँगा। अब डेवलपर, ये तो है ही है फंड वाला पॉइंट, यदि आपने जो भी टाइम पीरियड कमिटमेंट कर रखा है, आपको बाकायदा उसको इंटरेस्ट देना है। अब वो नॉर्मल फॉर्मेट नहीं है कि आपको 5 फुट की पेनल्टी देनी है, यू हैव टू गिव द इंटरेस्ट जी। और इंटरेस्ट में भी क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर 3 पार्ट में इन्वेस्टमेंट होती है, लैंड अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन। और लैंड और अप्रूवल की क्योंकि बिल्डर ने मेजर इन्वेस्टमेंट मतलब 100% करी रखी होती है, कंस्ट्रक्शन की कुछ % काम मान लो उसका पेंडिंग होगा। यदि आप बिजनेस एंगल से देखो तो इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि उसको तो वैल्यू पूरे प्रोजेक्ट की देनी है। तो अब वो प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए आप पिछले 5-7 सालों के अंदर आप देखोगे तो शायद ही कोई प्रोजेक्ट होगा कि जो डिले होगा बिफोर टाइम, कि जैसे सर ने एग्जांपल दिया, बिफोर टाइम के एग्जांपल आपको मिलेंगे अब। लेकिन प्रहलाद जी, आपसे मैं ये सवाल लेना चाहूँगा कि जो ज़मीन का कामकाज करते हैं रियल एस्टेट में, ज़्यादातर ज़मीनें कहीं ना कहीं पछड़े में फंसी होती है, मुकदमेबाजी चलती है। एक आंकड़ा कहता है कि भारत की 31% जो निर्माण की भूमि है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पछड़े में फंसी है या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी इंडस्ट्री के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि कैसे हम भ्रष्टाचार से दूर रहें, कैसे अच्छे माल का इस्तेमाल करें और गुणवत्ता युक्त काम करके दें? नहीं, सरकार में जो अब फाइलें जाती हैं वो बिल्कुल जल्दी ही क्लियर हो जाती हैं। और जब से सरकार ने ईडीसी का ये 70% वाला वो कर दिया है, तो ईडीसी भी सरकार की बिल्कुल टाइम से भरी जा रही है। और जो डेवलपमेंट है वो अब वो भी हो रही है, टाइम से हो रही है। और जब से ये रेरा आया है तब से जो है बिल्डर फंड को इधर कन्वर्ट नहीं कर पाता दूसरे प्रोजेक्टों में, इसलिए टाइम से प्रोजेक्ट पूरे भी हो रहे हैं। और अब जो है जब से ये रेरा आया है तब से प्रोजेक्ट डिले भी नहीं हो रहे हैं। और सरकार के अंदर तो वही प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं जिनमें ज़मीन बिल्कुल क्लियर होती है, तो बिल्डर को तो वो शुरू में ही पता लग जाता है कि इसमें लफड़ा है या नहीं है। ठीक है। नरवीर जी, मैं इसमें हाँ ऐड ऑन करिए सर फिर वाले पॉइंट के ऊपर। ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से है क्योंकि हम 31% जो डाटा बोल रहे हैं, इनफैक्ट कोर्ट के अंदर जो 52% केसेज हैं वो होते लैंड से रिलेटेड हैं। तो बहुत सारे एक्ट सॉल्यूशन वगैरह सरकार सुरेंद्र जी, सर ने जैसे अभी बात बोली कि हम जब सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट लेते हैं तो पहले से ही क्लैरिटी होती है, लेकिन और लफड़ेबाजी अगर है प्रोजेक्ट में तो हम हाथ ही नहीं डालते। लेकिन आपकी इंडस्ट्री के कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलरली उसी में हाथ डालते हैं जिसमें कहीं ना कहीं लफड़ा होता है, फिर वो भी तो एक चुनौती होती है ना सर, उनसे पार पाना, ऐसे लोगों के बीच से अपना एक मुकाम अलग से बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त रह करके और अपना काम सही ढंग से करते रहना। इसीलिए मैं पॉइंट ऐड कर रहा था, लीगल एंगल से मुझे लगता है कि लैंड के अंदर टॉप लेवल पे, नेशनल लेवल पे जरूरत है, क्योंकि जो 52% केसेस का डाटा है बहुत बड़ा डाटा है। बिल्कुल, आपको न्यायालय से बहुत सारे केसेस कम हो सकते हैं यदि उस लेवल पे बोल्डली काम किया जाए। कोई भी छोटा तितंबे का मैटर हो, किसी मैटर के ऊपर इशू हो जाता है, क्लियर भी होती है, उसके बावजूद भी हो जाता है, स्टे बहुत इजीली मिल जाते हैं। इससे कनेक्टिंग सवाल है सर। अभी हम तो अभी हरियाणा में हैं, लेकिन बगल में नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। अभी अथॉरिटी ने और यूपी सरकार ने बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया है। बिल्डर लोगों को रहने के लिए घर तो दे देते, रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं। आप एक्सपर्ट हैं उसका रीजन जैसा कि हमने कहा कि नहीं, मैं समझना चाहता हूँ कमी किस एंड से है, किस एंड से दिक्कत है? अथॉरिटी के एंड से, बिल्डर के एंड से, किस एंड से दिक्कत है? सर मेरे हिसाब से कमी दोनों एंड से। बताइए कैसे सर? सर अथॉरिटी ने बिल्डरों को 10% पेमेंट लेके अलॉटमेंट कर दी, हाँ, सेलिंग राइट्स दे दिए, बिल्डर ने माल बेच दिया, आगे उनके पैसे जमा नहीं कराए। अब अथॉरिटी उनसे बिल्डरों से पैसे ले दिया और अथॉरिटी ने जो हमारे कस्टमर्स हैं
उनकी रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी क्योंकि अथॉरिटी के पैसे नहीं मिले। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर था कि भाई 10% उसके बाद इंस्टॉलमेंट लेके भाई बिल्डर को ज़मीन दे दी और बिल्डर ने माल बेच दिया, पैसे अथॉरिटी के नहीं जमा करा के अपने जो पहले होता था, अब नहीं होता, ये पहले होता था जो, क्योंकि अब तो लहर आ गया है, तो वो पैसे उन्होंने दूसरे प्रोजेक्टों में डाइवर्ट कर दिया। तो अब तो आप लोगों के सेक्टर की ये बात पब्लिक में आ क्यों नहीं पाती है? हम लोगों की बात सेक्टर में नहीं क्यों नहीं आती, आपने ही तो मैं बताया अभी। नहीं, इसलिए मैंने पूछा। इसमें हाँ मैं प्लीज एक सर। बात कहना चाहूँगा। प्लीज सर। ये उसमें यूपी में ही होता है, हरियाणा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हरियाणा में जो है 10% पे सरकार जमीन नहीं देती। हाँ, हरियाणा में ऐसा नहीं होता है। स्टेट वाइज चीजें बदल जाती। स्टेट वाइज ये है, हरियाणा में यूपी में जो है 10% देके गवर्नमेंट बिल्डर को जमीन दे देती है, लेकिन हरियाणा में सरकार जो है लाइसेंस देती है, और हरियाणा में जो कस्टमर को ये है कि यदि वो कंप्लीशन वगैरह देख के वो करे तो उसमें रजिस्ट्री कराने में कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। क्योंकि अगर कंप्लीशन हो गया है प्रोजेक्ट का तो उसमें कोई भी फिर लिटिगेशन नहीं रहता है। जी नरवीर जी, आपके पास फिर आना चाहूँगा। रियल एस्टेट से थोड़ा हटकर केमिकल इंडस्ट्री पर बात कर लेते हैं। विदेशी कंपनियों का निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ा है, आप खुद एमएनसी में काम कर चुके हैं और अब आप लोकल फॉर वोकल का जो झंडा है वो बुलंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये विदेशी कंपनियों का निवेश हरियाणा के लिए तो निश्चित तौर पर देखिए विकास के क्षेत्र में हरियाणा को आगे ले जाएगा, लेकिन क्या लगता है हरियाणा के लोकल लोगों को कहीं पछाड़ रहा है ये एमएनसीज का आना, विदेशी कंपनियों का निवेश होना? नहीं, ऐसा नहीं है, पछाड़ेगा नहीं। जो लोकल कंपनी है उनकी अगर डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। एमएनसी का क्या एक स्टैंडर्ड फिक्स है, उस हिसाब से वो काम करेंगे। हम लोगों के अपनी पॉलिसीज़ हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें पछाड़ देंगे। हम लोग उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि यहाँ के इनकम को अपनी कंट्री में लेके जाए। हमारा है जो हम जो भी कमाएंगे यहीं पे लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, यहाँ के लोगों को देंगे, रेवेन्यू यहाँ पे होगा, सब चीज़ का तो ऐसा नहीं है, वो पछाड़ नहीं सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बना रही है कि जो यहाँ की इंडियन कंपनियाँ हैं उनको R&D हो, इंफ्रा हो, हर तरह का वो सपोर्ट दे रही है आज की डेट में। फाइनेंशियली भी MSME के थ्रू, या जो लोन्स वगैरह हैं जैसे फॉरेन में है, थोड़ा एक्सपेंसिव है इंडिया में, ठीक है, गवर्नमेंट उस पर रीथिंक कर रही है। हमारी जो एक कमेटियाँ बनी हुई हैं वो गवर्नमेंट को बार बार उसके लिए लेटर लिख रहे हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं गवर्नमेंट भी उसमें। जैसे कोविड आया, अभी कोविड में गवर्नमेंट ने EGC जो गारंटेड लोन दिया, वो सपोर्ट इसीलिए दिया कि जो वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर 10%, 20%, 3 बार करके लोन दिया, इसीलिए दिया कि जो MSME सेक्टर है वो ख़त्म ना हो जाए कोविड का। नहीं तो MSME के लिए सबसे दिक्कत कोविड में MSME सेक्टर को ही हुई थी, बिल्कुल काम रुक गया था। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पे भी करना है, काम चल नहीं रहा था, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया वो इसीलिए दिया है कि लोकल कंपनियां मार्केट से बिल्कुल आउट ना हो जाएं, MSME सेक्टर खासकर। पोस्ट कोविड का आपने जिक्र किया, तो आपके सेक्टर की अगर सर हम बात करें, किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस थे? क्योंकि आपने बताया कि उसमें एक तो जो एस्टेब्लिश है ऑलरेडी उनको उस तरीके की दिक्कतें नहीं आई होगी कि उनके पास फंड रहे होंगे। आपने कहा 15-16 में आपने काम शुरू किया, आपने 3-4 साल का काम जैसे बूस्ट हो रहा, फिर कोविड आ गया, अचानक से 6 महीने साल भर का शट डाउन, उसके बाद फिर से थोड़ा सा रिवाइवल करने की कोशिश की होगी, फिर से वो लॉकडाउन वाला आ गया था। तो किस तरीके से आपने रिवाइव किया सर? देखिए, कोविड में तो सभी के लिए चैलेंज था, जब काम ही बंद था। हमारे पास एक प्लस पॉइंट था कि हम एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए बनाते हैं, तो हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया था कि आप अपनी फैक्ट्री रन कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगा हमें अप्रूवल लेने के लिए, हमने रन किया उसको, ब्रिटानिया वगैरह कंपनी से हमने लेटर लिया, उन्होंने हमें दिया, उसके बिहाफ पे हमने आगे रन करा अपनी इंडस्ट्री को। उस टाइम थोड़ा स्ट्रगल हमारे लिए था कि आराम से इजीली मैन पावर नहीं मिल रही थी, रॉ मटेरियल का बड़ा इशू आ गया था। जो अब इंडिया में बहुत सारा रॉ मटेरियल बनता नहीं है हमारी लाइन का, इंपोर्ट करना पड़ता है। सारे जो अदर कंट्रीज़ में भी दिक्कत थी, तो वो मटेरियल अवेलेबिलिटी का बड़ा इशू हो गया था, जिससे हर चीज़ बहुत कॉस्टली हो गई थी। अभी पोस्ट कोविड क्या है कि धीरे धीरे 20-30% करेक्शन हो चुका है मार्केट में, बट जनवरी फरवरी क्रॉस करते करते सब 100% करेक्ट हो जाएगी मार्केट। लेकिन सर एक बात आपने कही कि इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जब आपने जिक्र किया मेड इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल,
तो सर क्या हम उस दिशा में, आपका जो सेक्टर है वो काम कर रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा बाहर आश्रित ना रहना पड़े? नहीं, उस दिशा में ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट क्या बड़े बड़े जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है कि आप इस तरह का इंफ्रा डेवलप करिए। गुजरात में ऑलरेडी इस पे बहुत काम चल रहा है, महाराष्ट्र में इस पे बहुत काम चल रहा है, यूपी गवर्नमेंट इवन बहुत सपोर्ट कर रही है। अभी जेवर में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बना रही है जिसमें इन चीज़ों की फैक्ट्रियों का स्पेशल ध्यान रखा गया है। बेसिकली केमिकल सारा बाहर से ही आता है, यहाँ होता नहीं है, तो उसके लिए पूरा गवर्नमेंट ने एक पूरा एक फॉर्म बनाया है अपना, जो यही मॉनिटर कर रहा है कि हम कैसे बाहर की जो हमारी सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट केमिकल का आज की डेट में चाइना से कवर करते हैं। गवर्नमेंट और हम सभी चाहते हैं कि चाइना से हम ज़्यादा ना करें, अपना घर में बनाएं और उसी को यूज़ करें। तो उसी पे गवर्नमेंट काम कर रही है और जो हमारे लैब्स है गवर्नमेंट के, R&D सेंटर हैं, वो उस पर सपोर्ट कर रहे हैं पूरे हम लोगों को। बिल्कुल। नरवीर जी, अब मैं मुकेश जी की तरफ आना चाहूँगा। देखिए, आपकी इंडस्ट्री से जुड़ी तो बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन चूंकि यहाँ पर यूथ बहुत ज़्यादा है और इस कॉन्क्लेव का नाम है लीडरशिप कॉन्क्लेव। आप अपने एरिया के लीडर हैं, कैसे बने लीडर? कैसे सफ़र शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, किसने मदद की, कभी हताशा हुई, कभी निराशा आई, कैसे उतार चढ़ाव देखे? थोड़ा सफ़र का जिक्र कर दीजिए प्लीज़। सर, जिंदगी पूरी उतार चढ़ाव के साथ रही। 2002 में मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करने के बाद इनिशियली मैंने सारा ग्रुप में 3 साल जॉब करी। उसके बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, संघर्ष करना पड़ा, इंडस्ट्री को समझा। जब इंडस्ट्री को समझा तो लगा ऐसा कि इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है काम करने का, आगे बढ़ने का, देश के विकास में योगदान देने का। तो इनिशियली कुछ स्ट्रगल करने के बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ सबके साथ मिलता गया, लोगों का साथ मिलता गया और बस रियल एस्टेट में आगे निकल गए। और यही एक छोटी सी जर्नी है हमारी। आगे आने वाली युवा पीढ़ी को बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी काम करें पूरी शिद्दत से, पूरे मोटिवेशन से, उस काम के सारे प्लस माइनस करते हुए करें। हो सकता है शुरू में आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़े, उस स्ट्रगलिंग से कभी निराश ना हो, बस अपने फोकस पे ध्यान रखें और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। प्रहलाद जी, आपने तो 2015 में अपनी कंपनी शुरू की, लेकिन 2015 से सफ़र तो शुरू नहीं हुआ होगा। आपके चेहरे पर आपका अनुभव नज़र आ रहा है। अनुभव बताइए अपना, इतने सालों तक क्या आपने होमवर्क किया, कैसे खुद को निखारा, कैसे अपने आप को इतना संवारा कि हाँ ठीक है इस इंडस्ट्री में आएंगे, और 7 साल के अंदर आपने नो डाउट अमूलचूल परिवर्तन करके दिखाया इस इंडस्ट्री में। तो उससे पहले की बात करते हैं 2015 से। 1998 में सरकार ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी निकाली थी, उससे मैंने अपना सफ़र शुरू किया। और उसके बाद जो है मैंने लॉर्ड बुद्धा ग्रुप हाउसिंग बनाई, वैशाली बनाई, वैकुंठ धाम बनाई, और भी कुछ प्रोजेक्ट बीच में करे हैं। और 2015 से मैंने ये अमोली को संभाला है। तो उसके बाद जो है हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमने बिल्कुल एकदम तटस्थ होकर ऐसा काम किया है कि जो कस्टमर को, जनता को हम टाइम से पहले डिलीवरी देकर जनता को अपना वो बना लिया है। हमारा अमोलिक नाम एक विश्वास है लोगों को कि भाई अगर अमोलिक ने ये बोल दिया कि ये तब मिलेगा तो उससे पहले डिलीवर होगा। उसके कोई भी प्रोजेक्ट एक दिन भी कभी भी लेट नहीं करा है। 2-3 प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर चुके हैं और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हमारे हैं फरीदाबाद के अंदर, हम सभी को टाइम पर देने का पूरा अपना प्रयास करेंगे। हमारा ये कोविड आने के बावजूद भी हमने अपने टाइम से प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो ये हमारे दर्शकों के लिए सीखने वाली बात है कि जब भी कोई काम करें समय पर करें और कोशिश करें कि समय से पहले करके दें, निश्चित तौर पर सफलता आपके हाथ होगी। बिल्कुल। अब क्योंकि सर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहे हैं और पड़ोस में जिक्र किया कि एक बहुत वृहद एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसका फ़ायदा पूरे एनसीआर की अगर बात करें तो फरीदाबाद को ज़रूर होगा। बिल्कुल क्या होगा। एक्सपेक्टेशन है सर उससे, उस प्रोजेक्ट से आपके सेक्टर को फरीदाबाद में कैसे फ़ायदा होगा? नहीं, फरीदाबाद में इससे जो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत डेवलपमेंट होगी और सरकार भी इस ओर पूरा ध्यान दे रही है और सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मुकेश जी? सर देखो, कोई भी प्रोजेक्ट जब आपके शहर में बनता है
तो उसका फ़ायदा पूरे शहर को होता है। बिल्कुल। अब जब ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इससे आपके विकास, ट्रांसपोर्टेशंस, हैबिटेशंस, कमर्शलाइजेशंस, ये सारे सेक्टर्स अपने आप आपके विकसित होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से फ़ायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता। सुरेंद्र जी आप बताएं। जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा रीढ़ की हड्डी रही है पूरे देश की। यदि हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, इतने ट्रिलियन में पहुंचना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मस्ट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पे यदि होता है तो कोई भी बड़ा शहर, चाहे वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप की बात कर रहे हैं या जैसे कि आपने बताया बड़े बड़े फोकस्ड इंडस्ट्रीज़ को भी, मान लो जैसे जेवर एयरपोर्ट के पास इंडस्ट्रियल प्लान कर रहे हैं या यूपी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, ऐसे हरियाणा गवर्नमेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। मैं 2 लाइन और ऐड करना चाहूँगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, क्योंकि लीडरशिप पैनल है, स्कोप के बारे में बताते हुए। अभी भी हमारी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो फाइनल प्रोडक्ट एक हाथ दे के एक हाथ नहीं बेच रही जी। कि आप स्कूटर बेचते हो तो आप पैसे देते हो, स्कूटर खरीदते हो। तो स्कोप तो अभी भी इतना बड़ा है कि अभी भी आप जुगाड़ कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, 3-3 साल के एडवांस बुकिंग चल रही है, फाइनली तब आप प्रोजेक्ट दे रहे हो। तो लॉट्स ऑफ स्कोप इज देयर। सर भविष्य की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? फरीदाबाद औद्योगिक शहर है, आने वाले समय में किस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होने वाले हैं? क्या नई सौगातें शहरवासियों को मिलने वाली है? क्या आपके पास कोई प्लान, कोई भविष्य को आप देख पा रहे हैं, संभावनाओं को? देखिए, सबसे पहले तो फरीदाबाद की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है। किसी भी बड़े शहर की रीढ़ की हड्डी एक और बोली जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, जो उसका पार्ट होता है एयरपोर्ट। तो हम 2 एयरपोर्ट के मध्य में आते हैं। जो 3-4 नेशनल हाईवे बन रहे हैं, ये सब उसी के मद्देनजर है कि किस तरह से पूरे शहर को कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। तीसरा, अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के अंदर देखो तो गुड़गांव या नोएडा या दिल्ली से कहीं ज़्यादा सस्ता शहर है। आज भी यदि किसी को 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख में रहने के लिए घर चाहिए तो बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाता है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंडस्ट्री है, व्यापार है। सर्विस सेक्टर फरीदाबाद में उतना नहीं आया है, बट क्योंकि एयरपोर्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो नया बन रहा है, उम्मीद करते हैं अगले 3 से 5 सालों के अंदर उसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होनी चाहिए। नरवीर जी, आप किस तरह से देखते हैं केमिकल इंडस्ट्री का जो भविष्य अपने शहर में, फरीदाबाद में, ख़ास तौर पर हरियाणा में? देखिए, जो अपने शहर में इंडस्ट्री का भविष्य है वो आगे अच्छा ही रहने वाला है। जिस हिसाब से अभी रियल एस्टेट के हमारे जो एक्सपीरियंस होल्डर्स आती हैं, पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बताया हमारे यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से जा रहा है, मुंबई हाईवे यहाँ से जा रहा है, जेवर कनेक्टिविटी यहाँ से हो रही है, और आगे जो केएमपी के साथ में भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है जिससे इंडस्ट्री वहाँ पे स्थापित होंगी, तो फरीदाबाद का ओवरऑल बहुत विकास होगा इन चीज़ों से। सर जैसे आपसे थोड़ी देर पहले हार्दिक ने सब लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछा, आपने भी अपना एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि हम ये लीडरशिप कॉन्क्लेव कर रहे हैं, आप भी अपने क्षेत्र के लीडर हैं। सवाल वही है कि जो यूथ आपको सुन रही है, देख रही है, आपने प्राइवेट जॉब किया, बड़ा हार्ड होता है कि अचानक से आपको स्विच करना, क्योंकि एक दिमाग में पीछे चीज़ें चल रही होती है कि अच्छी खासी हर महीने तनख्वाह आ रही है, अचानक से बंद करके आप फिर वो उस ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं यहाँ पर पता नहीं फ्यूचर क्या है, आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, तो रिस्क लेना कितना इम्पोर्टेंट है? जैसा कि सबसे पहले साहब ने बताया, प्रहलाद जी ने, हमें जो भी काम करना है पूरे अपने दृढ़ विश्वास से करना है, कॉन्फिडेंस से करना है, हमें पीछे नहीं देखना है। तो हमने यही देखा था, जो होगा आगे देखा जाएगा। आगे पैर बढ़ाते रहे, कदम आगे चलते रहे, तो हम अपनी मंजिलें आगे सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, और आगे भी चढ़ते ही रहेंगे, पीछे नहीं देखना है हमें बिल्कुल भी। मैं यही यूथ को यही मोटिवेट करूँगा कि आप आगे की तरफ सोचिए, आगे चलना है। पीछे देखेंगे तो हम चढ़ ही नहीं पाएंगे सीढ़ी, गिर जाएंगे उल्टा। एक सफल उद्यमी वही है जो रिस्क लेना जानता हो और रिस्क लेने के बाद कभी पीछे मुड़कर न देखे। जो होगा देखा जाएगा, और अपने बस कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, है ना? आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, प्रहलाद जी, मुकेश जी, सुरेंद्र जी और नरवीर जी। आप चारों हमारे साथ जुड़े, रियल एस्टेट पर आपने बात की, साथ ही केमिकल कंपोनेंट्स और इन सब विषयों पर हमने आपसे बात की, आपके निजी अनुभव जाने, और ख़ास तौर पर चूंकि लीडरशिप कॉन्क्लेव था तो नेतृत्व कैसे किया जाता है, कैसे युवाओं को प्रेरित किया जाता है, आप लोगों के अनुभव सुनकर निश्चित तौर पर ये तो मतलब इंस्पायर हुए ही होंगे, हम भी काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।